आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग सिंथेसिस के टॉपिक को एक अच्छे प्रकार से, एक अच्छे स्तर से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और पिछले वीडियो तक हम लोग किसी भी जिरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार सिंथेसिस कर सकते हैं, इसके ऊपर बेस्ड 6 नियम यानी 6 रूल्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उनका सारा एग्जांपल्स जो भी हो सकते हैं अच्छे प्रकार से देख लिए हैं। हमको सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है सभी नियम का और उसके ऊपर बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स थे उसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे उस नियम के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में सीख लिया था। तो उम्मीद करते हैं आपको लास्ट वीडियो में नियम नंबर 6 तक यानी रूल नंबर 6 तक सारी बातें क्लियर समझ में आई होंगी और जो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे देते हैं इससे हमें श्योरिटी हो जाती है कि आप लोग सारे नियम को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक शानदार से सेशन के लिए फिर से सब लोग तैयार हो जाएं और जितने लोग अभी लाइव जुड़े हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर दें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं और इस कंटेंट का फ़ायदा उठा पाएं। तो हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और डायरेक्टली बात करते हैं रूल नंबर 7 के ऊपर। तो अगर हम लोग रूल नंबर 7 की बात करें यानी नियम संख्या 7 की बात करें इस नियम के अंतर्गत, तो आप लोग सबसे पहले उस नियम को अपने नोट्स पे लिखिएगा। नियम रूल नंबर 7 ये है कि यदि कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हों, यदि कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हों, यदि कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हों कि वे दोनों ही इनफॉर्मल पैसिव वॉइस में व्यक्त किए गए हों, इनफॉर्मल पैसिव वॉइस में व्यक्त किए गए हों, तब ऐसी स्थिति में वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम जिरंड का पैसिव वॉइस प्रयोग करते हैं, जिरंड का पैसिव वॉइस प्रयोग करते हैं तथा जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं सबको पूरा नियम समझ में आया होगा। अभी तक जो लिखा गया है उसको आप लोग अपने नोट्स पे लिख लिए होंगे। हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। चलो हमारी बात ध्यान सुने। कराइए यदि कोई दो सेंटेंस है जिस प्रकार दिए गए हैं कि ये दोनों ही इनफॉर्मल पैसिव वॉइस में व्यक्त किए गए हों। हम आपको पढ़ा चुके हैं जो इनफॉर्मल पैसिव वॉइस होता है उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे, लेकिन हमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट न दिखाई दे तो हम लोग ये कहते हैं कि वो जो सेंटेंस लिखा गया वो इनफॉर्मल पैसिव वॉइस का केस बनाता है। इसके बारे में हम शॉर्ट वीडियो जो बनाए थे जिसमें फॉर्मल पैसिव वॉइस और इनफॉर्मल पैसिव वॉइस को समझाए थे, उम्मीद करते हैं आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। अगर कोई विद्यार्थी हमारा उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो जाके चैनल को विजिट करेगा तो जो शॉर्ट्स में हैं छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बताए गए हैं मैथ के और इंग्लिश के, उसी में आपको कोई एक वीडियो मिलेगी शॉर्ट्स में जिसमें आपको ये बात बताई गई है। अब तो हम लोग इनफॉर्मल पैसिव वॉइस जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ एम भी थर्ड आ जाता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो वो किस प्रकार का पैसिव वॉइस माना जाता है, इनफॉर्मल पैसिव वॉइस। तो नियम क्या कह रहा है, यदि कोई दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हो कि ये दोनों ही इनफॉर्मल पैसिव वॉइस में व्यक्त किए गए हो, तब ऐसी स्थिति में वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम जिरंड का पैसिव वॉइस प्रयोग करते हैं। लल्ला जिरंड का पैसिव वॉइस क्या होता है, हम नीचे स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। जिरंड का पैसिव वॉइस फॉर्म, हम लोग जिरंड का पैसिव वॉइस फॉर्म यूज करते हैं और जिरंड का पैसिव वॉइस फॉर्म क्या होता है, जिरंड आएगा और जिरंड के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो जिरंड का पैसिव वॉइस यूज करने का मतलब है कि हम लोग जिरंड के बाद यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद हम लोग एम बी थर्ड फॉर्म का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे।
तो इस प्रकार से आपको जिरंड का पैसिव वॉइस फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। जिरंड के बाद मेन वर्ब की क्या दिखाई देगी, थर्ड फॉर्म। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते समय जिरंड का पैसिव वॉइस फॉर्म प्रयोग करते हैं और जिरंड के पूर्व हम लोग प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। सब लोग इसको आराम से अपने कॉपी पे अलग से इसको सिंगल इंवर्टेड कामा में भी लिख सकते हैं कि हम लोग ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बनाने जा रहे हैं, तो जब ये स्थितियां हमें मिलेंगी तो जो जिरंड रहेगा उसके ठीक पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, जिरंड के ठीक पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, बाई। यानी स्ट्रक्चर बनेगी बाई आएगा, फिर जिरंड आएगा और फिर क्या आएगा, यम्बी थर्ड। बाई आएगा प्लस जिरंड आएगा प्लस क्या आएगा, यम्बी थर्ड। ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। अगर आपको टोटल स्ट्रक्चर कॉपी पे लिखना है तो आप टोटल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इस प्रकार। तो सब लोग ध्यान से समझिएगा इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका पूरा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लोग आवश्यक सब्जेक्ट लिखेंगे पहले सेंटेंस के अनुसार। उसके बाद जो उसमें हेल्पिंग वर्ग और फाइनाइट वर्ब आई रही होगी हम लोग उसको लिखेंगे, और उसके बाद अगर कोई अदर पार्ट भी है तो उसको भी लिख देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाई लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ बाई आना चाहिए और फिर बाई के बाद क्या आना चाहिए, जिरंड आना चाहिए। तो हम लोग बाई लिखेंगे और प्लस जिरंड लिख देंगे, और फिर इसका क्योंकि पैसिव वॉइस फॉर्म है तो हम लोग यम्बी थर्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यम्बी थर्ड लिख देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फाइनाइट वर्ब, उसके बाद अगर कोई अदर पार्ट रहेगा तो लिखेंगे, यूजुअली नहीं होता है, फिर भी हम स्ट्रक्चर में शामिल कर दे रहे हैं। फिर बाई हो जाएगा, फिर आपका जिरंड हो जाएगा, फिर यम्बी थर्ड हो जाएगा, और फिर अगर इसका भी कोई पार्ट बच रहा है दूसरे वाले सेंटेंस का तो उसको लिख देंगे, और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया इस नियम का कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब प्लस अदर पार्ट, फिर प्लस बाई, फिर जिरंड, फिर यम्बी थर्ड, फिर अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस सेकंड, और फिर क्या, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हम इस वाक्य का क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि बाई प्लस जिरंड प्लस यम्बी थर्ड जो लिखा गया है, इसका मतलब यह जिरंड का कौन सा केस है, जिरंड का पैसिव वॉइस केस है। जिरंड का कौन सा केस है, पैसिव वॉइस केस। जिरंड का पैसिव वॉइस केस वही पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, अगर जिरंड के साथ हमें यम्बी थर्ड दिखाई दे या जिरंड के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो तो उस वाक्य को हम लोग जिरंड का पैसिव वॉइस केस कहते हैं। और यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग करके क्योंकि बनाना है, इसीलिए इस कंडीशन में हम लोग जिरंड के पहले किसका प्रयोग कर दिए हैं, बाई का। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी बेसिक बातें और पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्या लेते हैं, अपने एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिससे हम लोगों को बाद में जो भी बातें हैं इसकी क्लेरिफाई हो जाए अच्छे से और पूरे नियम की पुष्टि हो जाए। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही वाज अवार्डेड, ही वाज अवार्डेड, ही वाज अवार्डेड। और दूसरा सेंटेंस है, ही वाज गिवन, ही वाज गिवन ए ट्रॉफी, ही वाज गिवन ए ट्रॉफी। पहला सेंटेंस ही वाज अवार्डेड और दूसरा ही वाज गिवन ए ट्रॉफी। अब आप लोग ध्यान से दोनों वाक्यों को देखें। यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है और जो अवार्डेड है वो हमारा यम्बी थर्ड है, और इस वाले में हम लोग देख रहे हैं वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है और गिवन जो हमारा यम्बी थर्ड है। लेकिन हमें दोनों ही वाक्यों में बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसको इनफॉर्मल पैसिव वॉइस केस लेके चलेंगे। और जब इनफॉर्मल पैसिव वॉइस केस लेके चलेंगे, इस बात की पुष्टि हो रही तो इस नियम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जब अप्लाई करके इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बताए थे आपका आवश्यक सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसकी फाइनाइट वर्ब आएगी, इसमें कोई अदर पार्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। अब उसके बाद ही वाज अवार्डेड, कॉमा रहने देंगे, ही वाज अवार्डेड नॉर्मली ऐसे ही लिख देंगे, ही वाज अवार्डेड, और फिर अब आ जाएगा बाई और फिर हो जाएगा बीइंग। हम लोग यहां देख रहे हैं वाज है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वाज है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है जिरंड, और जहां पे ई जा रहे हैं वाज वर। इस कंडीशन में हमें प्राप्त हो जाएगा, भले से हमारी मेन वर्ब दिया गया है फिर भी हम लोग उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, बी जो जिस फॉर्म के अंतर्गत वह आएगा, यानी ई जा रहे हैं वाज वर किसके अंतर्गत आता है, बी फॉर्म के अंतर्गत आता है। हम लोग बी को जिरंड का रूप दे देंगे तो हो जाएगा बाई प्लस बीइंग। हम लोग यहाँ पे थर्ड फॉर्म को इसलिए बहुत ज्यादा इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस स्ट्रक्चर में चाहिए होती है, क्योंकि जिरंड का हम लोग पैसिव वॉइस फॉर्म यूज करते हैं। तो हम लोग बाई लिखेंगे और वाज आने के कारण यहाँ बीइंग लिख देंगे, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन, और फिर जो अदर पार्ट है उसको लिख देंगे तो हो जाएगा अ ट्रॉफी।
तो हमारा पूरा सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया, ही वाज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया, बाय बीइंग गिवन, प्रदान करके, अ ट्रॉफी मतलब एक ट्रॉफी करा, उसको एक ट्रॉफी प्रदान करके उसे क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखे, फिर फाइनाइट वर्ब लिखे, फिर बाई लिखे, फिर जिरंड लिखे यहाँ बीइंग के रूप में क्योंकि वाज आया था, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे, और फिर अदर पार्ट ऑफ सेकंड सेंटेंस का लिख दिए। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य जो है वह सिंपल सेंटेंस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सर लोग दूसरे एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे और क्लैरिफाई करते चले जाएंगे। अगला है ही वाज एप्रिसिएटेड, ही वाज एप्रिसिएटेड, ही वाज एप्रिसिएटेड, और दूसरा सेंटेंस है ही वाज गिवन ए मेडल, ही वाज गिवन ए मेडल, ही वाज गिवन ए मेडल। तो पहले वाले वाक्य को हम लोग देख रहे हैं, ही वाज एप्रिसिएटेड मतलब उसकी प्रशंसा की गई, और ही वाज गिवन ए मेडल मतलब उसको एक पुरस्कार प्रदान किया गया या दिया गया। तो पहले वाला वाक्य कह रहा है कि उसको क्या किया गया, उसका क्या किया गया, एप्रिसिएट प्रशंसा किया गया उसकी, और उसको एक क्या दिया गया, मेडल दिया गया, पदक दिया गया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वाज प्लस एमबी थर्ड, और यहाँ भी वाज प्लस एमबी थर्ड। तो हमारा इनफॉर्मल पैसिव वॉइस केस की कैटेगरी में जा रहा है क्योंकि बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग स्ट्रक्चर के द्वारा जब बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे ही was appreciated, he was appreciated by being given a medal, बाई बीइंग गिवन ए मेडल। तो स्ट्रक्चर के द्वारा जो स्ट्रक्चर आपको बताई गई थी उसके द्वारा हम लोग इसको मिला दिए, सिंथेसाइज कर लिए, और इसका पूर्ण अर्थ हो गया ही वाज एप्रिसिएटेड बाय बीइंग गिवन ए मेडल। करा उसको एक पदक प्रदान करके उसकी क्या की गई, प्रशंसा की गई। उम्मीद करते हैं आपको दोनों सेंटेंसेज और स्ट्रक्चर पे बेस्ड जो नियम था उसको फॉलो करके इसको लिखना और किस प्रकार से सिंथेसाइज करना आपको समझ में आ गया होगा। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सेंटेंस है तीसरा, सीता वाज, सीता वाज अवार्डेड, सीता वाज अवार्डेड, और दूसरा सेंटेंस है सी वाज गिवन अ बुक, सी वाज गिवन अ बुक। तो अगर हम लोग इसको देखें, सीता वाज अवार्डेड मतलब सीता को पुरस्कृत किया गया, सी वाज गिवन ए बुक करा उसको एक क्या प्रदान किया गया, पुस्तक प्रदान किया गया। अगर इस नियम से हम लोग इसको बनाएंगे तो हो जाएगा सीता वाज अवार्डेड बाय बीइंग गिवन ए बुक, सीता वाज अवार्डेड बाय बीइंग गिवन ए बुक। तो उम्मीद करते हैं ये वाला नियम आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा कि जब हमें इनफॉर्मल पैसिव वॉइस का केस दिखाई देगा तो हम लोग इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं, और जो स्ट्रक्चर बताई गई उस स्ट्रक्चर के द्वारा आप लोग इसको बना देंगे तो आप लोग इसका सिंथेसाइज आसानी से कर सकते हैं। हम आपको इसके ऊपर बेस्ड 2 सेंटेंस दे रहे हैं, सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और नोट्स में अपने प्रैक्टिस के रूप में भी लिख लेंगे। पहला सेंटेंस है दे वर रिवार्डेड, और दूसरा सेंटेंस है दे वर गिवन अ स्पेशल प्राइज, दे वर गिवन ए स्पेशल प्राइज। और एक पांचवा भी आप लोग लिख लेंगे। सेंटेंस है द सोल्जर्स वर appreciated, the soldiers were appreciated, और दूसरा है they were rewarded a historical and religious book. They were rewarded a historical and religious book.
तो इन दोनों वाक्यों को सब लोग इस नियम का प्रयोग करके और सिंथेसाइज करके कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर लिखेंगे, आंसर पक्का लिखेंगे जिसे हमें समझ में आए और ये पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए हम लोग कि आप लोग सारी बातों को समझ गए। तो इस वाले नियम को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। रूल नंबर 7 को उम्मीद करते हैं हम आप लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार रिपीट कर लेंगे अच्छे से और इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 7 जानने के बाद हम लोग अब बात करते हैं रूल नंबर 8 के ऊपर। रूल नंबर 8 के ऊपर, रूल नंबर 8 हमारा ये है, चलो पहले ध्यान से हमारी बातें सुने। रूल नंबर 8 ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई दो सेंटेंसेज यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों, यदि हमारे पास कोई दो सेंटेंसेज यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों कि दोनों सेंटेंस का जब हम लोग अर्थ निकालें तो दोनों कार्य जो हो रहे हैं उसमें हमें समय का भाव दिखाई दे या हमें समय का बोध हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग रूल नंबर 8 का प्रयोग करते हैं। जब हमें किसका प्रयोग दिखाई देगा, दोनों वाक्यों का अर्थ निकालने पर हमें दोनों कार्यों के संपादित होने में समय थोड़ा दिखाई दे, तब ऐसी स्थिति में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और करते कैसे, हम लोग या तो जोड़ने के लिए आफ्टर का प्रयोग कर देते हैं और या तो बिफोर का प्रयोग कर देते हैं। वैसे जनरली हम लोग चाहे आफ्टर से जोड़ दें चाहे बिफोर से जोड़ दें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस दोनों से बन सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में बिफोर जब लगेगा तो आफ्टर लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि आप या तो आफ्टर का प्रयोग समय के लिए कर सकते हैं या तो बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेज ऐसे रहेंगे जो बिफोर से भी बन जाएगा आफ्टर से भी बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे रहेंगे जिसको या तो केवल आफ्टर से बनाया जा सकता है या तो केवल बिफोर से बनाया सकता है। तो उम्मीद करते हैं सबको बात समझ में आई होगी कि जब दो दिए गए वाक्यों में समय का बोध हो रहा होता है, तब अगर हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करके उनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो उस कंडीशन में हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में या तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं या तो बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, यदि कोई दो वाक्य यस1 व यस2 इस प्रकार दिए गए हों, यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों कि उनमें कार्यों के संदर्भ में समय का यानी टाइम का बोध हो रहा हो, तब उन्हें जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते समय प्रीपोजिशन के रूप में आवश्यकता अनुसार आफ्टर या बिफोर का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर या बिफोर का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरा नियम हो गया, सब लोग नोट में लिख देंगे। कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं अथवा हम लोग बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आफ्टर का प्रयोग करें अथवा बिफोर का प्रयोग करें, या हम लोग चाहें तो, यदि हम लोग चाहें तो इनको अलग अलग दोनों तरह से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ओनली आफ्टर का ही प्रयोग कर सकते हैं, ओनली आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग केवल ओनली बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। तो कभी कभी होता है चाहे आफ्टर का प्रयोग कर लें चाहे बिफोर का प्रयोग कर लें, दोनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर को केवल ध्यान में रखेंगे तो दोनों तरीके से बन सकता है। कुछ होते हैं केवल आफ्टर से बनते हैं और कुछ होते हैं केवल किससे बनते हैं, बिफोर से। तो ये वाली बात सब लोग नोट में लिख लेंगे अलग से कि कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिसमें दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थ के आधार पर उनमें कोई अंतर नहीं आएगा और सिंथेसाइज भी हो जाएंगे, कुछ में केवल बिफोर से और कुछ में केवल आफ्टर से। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमारी बात नियम नंबर 8 की क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो पहला एग्जांपल हम लोग इस नियम पे बेस्ड जो ले रहे हैं वह है द हंटर किल्ड अ डियर। द हंटर किल्ड अ डियर और दूसरा है ही returned
होम, ही रिटर्न्ड होम। तो अगर आप दोनों वाक्यों को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ समय का ज्ञान हो रहा है, समय की अवस्था को प्रदर्शित किया गया है दोनों वाक्यों के कार्यों के लिए। द हंटर मतलब शिकारी ने, किल्ड मतलब जान से मार दिया, और डियर मतलब हिरन को। कह रहा है कि जो शिकारी था उसने क्या किया, कह रहा है एक हिरन को जान से मार दिया, और कह रहा ही रिटर्न होम, कह रहा वह ही मतलब वह रिटर्न वापस आ गया, होम मतलब घर, कह रहा वह घर वापस आ गया। तो अगर आप दोनों वाक्यों को ध्यान से देखें, शिकारी के द्वारा हिरन को मारा जाना और उसके बाद उसके घर आना, यहाँ पे दोनों वाक्यों में किसका संबंध दिखाई दे रहा है, समय का बोध हो रहा है। तो हम लोग अगर इसको प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बनाना चाहें तो हम लोग आफ्टर से बना सकते हैं। हम लोग यह कह सकते हैं कि एक हिरन को जान से मारने के बाद कह रहा जो शिकारी था वह कहाँ आ गया, घर आ गया। एक हिरन को जान से मारने के पश्चात जो शिकारी है वह कहाँ आ गया, घर पे आ गया। तो हम लोग अगर बाद का अर्थ प्रदान करके इसको बनाने की कोशिश करें या सिंथेसाइज करने की कोशिश करें तो हम लोग आफ्टर का प्रयोग कर देंगे। उम्मीद करते हैं सबको पूरी बात क्लियर हो गई। हम लोग आफ्टर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समय का हमें रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जब इसको बनाएंगे सबसे पहले लिख देंगे आफ्टर, आफ्टर। और आफ्टर यहाँ एक प्रकार का क्या है, प्रीपोजिशन है। हम लोग जानते हैं नियम क्या है, जिरंड के पहले या नाउन के पहले किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन का। तो इसके बाद अगर हमें जिरंड लिखना रहेगा तो हम लोग जिरंड वाला फॉर्म जानते हैं, वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आईएनजी। तो हो जाएगा आफ्टर, किल हमारी वर्ब है, अगर इसको जिरंड का रूप देंगे तो हमारा किलिंग हो जाएगा। आफ्टर किलिंग और डियर, आफ्टर किलिंग अ डियर कामा। अब यहाँ पे ही आया है और ही किसके लिए प्रयोग किया गया, हंटर के लिए। तो हम लोग नाउन को प्राथमिकता देंगे, तो हो जाएगा द, कामा के बाद द हंटर। आफ्टर किलिंग अ डियर कामा द हंटर रिटर्न्ड होम, रिटर्न्ड होम। आफ्टर किलिंग अ डियर कामा द हंटर रिटर्न होम। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आफ्टर मतलब के बाद, किलिंग मतलब जान से मारने के बाद, और डियर मतलब एक हिरन को जान से मारने के बाद या हिरन को जान से मारने के पश्चात, द हंटर मतलब शिकारी, रिटर्न वापस आ गया, होम मतलब कहाँ, घर। तो कह रहा है कि उसको जान से मारने के पश्चात वह वापस आ गया। अगर हम लोग इसी को चाहें तो हम लोग बिफोर से भी बना सकते हैं। हम आपको बताए थे कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिसको हम लोग आफ्टर से भी बना सकते हैं और उसी कंडीशन में बिफोर से भी बना सकते हैं। या उस टाइप का सेंटेंस है, यहाँ देखिए हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि घर वापस होने से पहले, घर वापस लौटने से पहले शिकारी ने एक हिरन को क्या कर दिया, जान से मार दिया। तो क्या हो जाएगा, बिफोर, बिफोर। अब हम लोग इस वाली वर्ब को जिरंड के रूप में करेंगे, क्योंकि बिफोर के साथ इस वाले वर्ब को हम लोग जिरंड के रूप में यूज करेंगे, तब हमारा स्पेसिफिक जो सेंटेंस के दोनों मिला के अर्थ बनेंगे यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो हो जाएगा बिफोर रिटर्निंग, बिफोर रिटर्निंग होम, बिफोर रिटर्निंग होम कामा द हंटर, कामा द हंटर किल्ड, हंटर किल्ड अ डियर। अब अगर इसका आप अर्थ निकालें, करा बिफोर मतलब के पहले, रिटर्निंग वापस आने के, होम घर, करा घर वापस आने से पहले, करा द हंटर मतलब शिकारी, किल्ड जान से मार चुका था या मार दिया था, और डियर मतलब किसको, हिरन को। तो यहाँ पे दोनों अर्थ को अगर हम लोग निकालें तो दोनों ही वाक्य के अर्थ जो हैं हमारे दिए गए सेंटेंसेज के सिंथेसाइज हैं और सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। ऊपर वाले का अर्थ क्या है, एक हिरन को या हिरन को मारने के पश्चात कह रहा है जो शिकारी है वह घर वापस लौट गया, और कह रहा है कि घर वापस लौटने के पहले कह रहा शिकारी ने हिरन को क्या कर दिया, जान से मार दिया। तो इस प्रकार हम लोग चाहे इन दोनों को सिंथेसाइज करके आफ्टर से बनाए चाहे बिफोर से बनाए, दोनों स्थितियों में अपना पूरा अर्थ ग्रहण कर ले रहा है और स्ट्रक्चर भी सही है। तो यहां से यह एक सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस रूल के ऊपर बेस्ड, इस रूल के ऊपर बेस्ड हम लोग एक और सेंटेंस लेते हैं जिससे बातें आपको और ज्यादा क्लियर हो सके। अगला सेंटेंस है द टीचर, द टीचर, द टीचर taught the, the teacher taught the boys, the teacher taught the boys। और दूसरा सेंटेंस है he returned home, he returned home, he returned home।
तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें और इसका अर्थ निकालें तो क्या आएगा, द टीचर मतलब अध्यापक ने, टॉट मतलब पढ़ाया, द बॉयज मतलब लड़कों को, बच्चों को। तो कह रहा है कि जो अध्यापक था उसने लड़कों को पढ़ाया, और कह रहा है ही रिटर्न होम, और दूसरा कह रहा है कि वह घर वापस आ गया। अब अगर इन दोनों वाक्यों को देखो आप तो बच्चों को पढ़ाने में और घर वापस आने में कुछ समय लगा होगा, और जहां पे टाइम की लिमिटेशन होती है या जहां पे टाइम का रिलेशन होता है वहां पे हम लोग इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको पहले आफ्टर से बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, आफ्टर टीचिंग, टीच में आईएनजी करेंगे तो जिरंड बन जाएगा, उसके पहले प्रीपोजिशन आफ्टर आ गया। आफ्टर टीचिंग द बॉयज, आफ्टर टीचिंग द बॉयज कामा, ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, टीचर के लिए, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे द टीचर, द टीचर टॉट, द टीचर नहीं, द टीचर रिटर्न्ड, द टीचर रिटर्न्ड होम, द टीचर रिटर्न्ड होम। तो इस प्रकार से हमारा यह वाक्य एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टीचिंग किसका काम कर रहा है, जिरंड का, और उसके पहले आफ्टर यहाँ किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। तो नियम की पुष्टि हो गई, जिरंड के पहले किसका प्रयोग करके, प्रीपोजिशन का। अर्थ निकालने सब लोग, आफ्टर टीचिंग द बॉयज मतलब लड़कों को पढ़ाने के बाद करा द टीचर रिटर्न होम, करा अध्यापक कहाँ वापस हो गए या लौट गए, घर पे लौट गए। बिफोर से भी बना सकते हैं, अगर बिफोर से कोई बनाना चाहे अथवा तो सब लोग लिख सकते हैं इसको बिफोर रिटर्निंग, बिफोर रिटर्निंग होम, बिफोर रिटर्निंग होम कामा द टीचर taught the boys, the teacher taught the boys, द टीचर टॉट द बॉयज। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों भी तरीके से अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, केवल आपको देखना है कि यहाँ पे दोनों की पुष्टि हो सकती है कि नहीं हो सकती है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर बेस्ड एक सेंटेंस और लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिफाई हो पाए कि इसको हम लोग किस प्रकार लगा सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है जो इसके ऊपर बेस्ड है, सब लोग ध्यान से हमारी बात समझेंगे। सेंटेंस है द प्रिंसिपल completed his school work, द प्रिंसिपल completed his school work। और दूसरा सेंटेंस है he returned home, अब पहला सेंटेंस कह रहा द प्रिंसिपल कंप्लीटेड हिज स्कूल वर्क, करा प्रधानाचार्य ने अपने विद्यालय का जो कार्य है उसको पूरा किया, और करा ही रिटर्न होम, करा वह घर वापस हो गया। तो आप लोग इसको बनाएंगे तो हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल वर्क द प्रिंसिपल रिटर्न्ड होम, द प्रिंसिपल रिटर्न्ड होम। चलो इसको बिफोर से अपने से करके मैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और एक चौथा भी आप लोगों को दे दे रहे हैं, ये आप लोग अपने से करके दिखाएंगे। चौथा सेंटेंस है रिया गॉट अ प्राइज इन द स्कूल, रिया गॉट ए प्राइज इन द स्कूल। और दूसरा सेंटेंस है सी सा इट हर फैमिली। एक सब लोग इसका आंसर हमें करके दिखाएंगे इस नियम द्वारा। और एक सेंटेंस और सब लोग लिख लें, पांचवा सेंटेंस है माधव कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग, माधव कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग। और दूसरा है ही रिटर्न्ड हिज विलेज, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस
बनाना, ये वाला सेंटेंस बनाना इस नियम द्वारा समझ में आएगा और आप लोग इसको बना के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाएंगे और अपने नोट्स पे सब लोग अच्छे से लिखते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के जो दोनों नियम थे, रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8, दोनों आपको समझ में आए होंगे और उसकी पूरी जो क्रिया विधि बताई गई उसको करने की वो भी आप समझ गए होंगे। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अब इसके 1-2 रूल, सिर्फ 1 से 2 रूल और रह गए हैं, संभवतः 1 रूल और रह गया है। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उस वाले रूल को भी डिस्कस कर लेंगे और उसके ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज हम लोग उसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे हमारा ये वाला पूरा जो रूल है, ये वाला जो पूरा नियम है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसाइज करना, वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे अपने सिलेबस को आगे भी बढ़ते जा रहे हैं लेके, और धीरे धीरे हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है सिंथेसिस में। उम्मीद कर रहे हैं सबको एक एक बातें अच्छे समझ में आ रही होंगी। अगर आपको सब बातें सही लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, लाइक किया करिए आप लोग जरूर। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।